हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विजन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12th का चैप्टर 15 पेंटिंग का चैप्टर 15 लोक एवं आदिवासी कला। लोक कला मतलब लोगों की कला और आदिवासी कला के बारे में हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप अब तक के बहुत सारे चित्रकलाओं के बारे में जान चुके हैं। अब इस पार्ट में हम लोक कला और आदिवासी कला के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखते हैं कि लोक कला जन सामान्य की कला है। इसका इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता की। आदिवासी लोक कला क्षेत्र विशेष समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किया गया, यानी कि जो आदिवासी लोक कला है वह विशेष क्षेत्र में विशेष समुदाय में के लोगों के द्वारा यह बनाया गया था। ये वह कलाक्रम है जो जनहित व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए होता है। फ्रेंड्स, जो आदिवासी कला है वह प्राकृतिक रंगों से दीवार और भूमि पर बनाए जाते हैं। चित्रांकन वृक्ष की टहनी और कपड़े के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है चित्रांकन के लिए। चित्र अपने आसपास का सहज उपलब्ध प्राकृतिक रंगों से दीवार और भूमि दोनों पर बनाए जाते थे। चित्रांकन हेतु किसी वृक्ष की टहनी और कपड़े के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। पीली मिट्टी, गेरू, खड़िया, काजल, चावल का आटा, हल्दी, सिंदूर, महावर, नील गोबर और वृक्षों के फूल पत्तों से प्राप्त रंगों के प्रयोग से अंकित किए जाते हैं, यानी कि इन सब चीज़ों से रंगों को प्राप्त करके पेंटिंग बनाए जाते थे। इन चित्रों को सामान्यतः स्त्रियां ही बनाती थी। ठीक है, स्त्रियां जो थी वो बचपन से ही ये पेंटिंग्स बनाया करती थी। चित्रांकन की यह धारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ही बताया गया है। आइए हम लोक कला और आदिवासी कला की पेंटिंग को देखते हैं। ठीक है, वारली चित्र, इसमें हम वारली चित्र के बारे में पढ़ेंगे। भारत की वारली जनजातीय चित्रकला के बारे में जानेंगे। वारली जनजातीय चित्रकला के बारे में जानेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। महाराष्ट्र के थाने जिले के डहाड़ू एवं जवाहर क्षेत्रों में बसने वाले वारली आदिवासियों द्वारा बनाया गया। ठीक है, महाराष्ट्र के थाने जिले के डहाड़ू जवाहर क्षेत्रों में बसने वाले वारली आदिवासियों के द्वारा बनाया गया। विवाह एवं नई फसल की कटाई के अवसर पर बनाए जाने वाले ये चित्र उन्हें बनाने वाले वारली आदिवासियों के नाम से विख्यात है। यानी कि जो वारली चित्र है वे कब बनाए जाते थे? विवाह के अवसर पर और नई फसल की कटाई के अवसर पर बनाए जाते थे वारली आदिवासियों के द्वारा, इसीलिए इसको वारली चित्रकला भी कहा जाता है। वारली चित्रों की विशेषता उनके सरल सहज एवं पुरातन स्वरूप में निहित है। प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों के यह समान है। मानव, पशु, पक्षी एवं अन्य आकृतियाँ त्रिभुजों के संयोजन से बनाई जाती है। यह अलंकृत, अविस्तृत यानी कि विस्तार और आकृतियाँ शानदार ढंग से गतिशील, सामंजस्यपूर्ण हैं। वारली के परिवेश और जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। वारली पेंटिंग पारंपरिक रूप से दीवारों पर किया जाता है। शहरी बाजारों के लिए बनाए जाने वाले वारली चित्र कपड़े या कागज पर बनाए जाते हैं, यानी कि जो वारली पेंटिंग से वे कपड़े या कागज पर बनाए जाते हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वारली चित्र महाराष्ट्र के थाने जिले के डहाड़ू जवाहर क्षेत्र में वारली आदिवासियों द्वारा विवाह एवं फसल की कटाई के अवसर पर बनाए जाते थे। ये चित्र वारली आदिवासियों के नाम से फेमस है। इस चित्र में मानव, पक्षी, पक्षु एवं आकृतियाँ त्रिभुजों का संयोजन से बनाई गई थी। वारली पेंटिंग दीवारों पर बनाया जाता है। शहरी बाजारों के लिए वारली चित्र कपड़े या कागज पर बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये है वारली पेंटिंग जिसका नाम है पालगढ़ देवी का चौक। पालगढ़ देवी का चौक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, आइए इसका शीर्षक देखते हैं। पालघाट देवी का चौक है। इसका नाम माध्यम क्या है? जल रंग, खनिज रंग, यानी कि जल रंगों का प्रयोग किया गया है, खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। समय क्या है? समकालीन है। चित्रकार क्या है? जिव्य सोमा माशे। चित्रकार कौन है? जिव्य सोमा माशे चित्रकार है। संग्रह क्या है? शिल्प संग्रहालय नई दिल्ली में है। सामान्य विवरण देख लेते हैं हम इसके। परंपरागत रूप से विवाह अनुष्ठान हेतु घर के अंदर मुख्य दीवार पर बनाया जाने वाला वारली चित्र पालघाट देवी का चौक कहलाता है। यानी कि जो घर के अंदर मुख्य दीवार पर बनाया जाने वाला वारली चित्र पालघाट देवी का चौक कहलाता है। ठीक है,
सूर्य और चंद्रमा की आकृति बेसिन पर दुल्हन और दूल्हे द्वारा पहना जाने वाला औपचारिक मुकुट को रंगा जाता है। यानी कि जो सूर्य और चंद्रमा की आकृतियां हैं, दुल्हन दूल्हे द्वारा पहना जाने वाला जो मुकुट होता है उसको रंगा जाता है। देवी की आकृतियों के नीचे शुभ रंग अंकित किया जाता है। देवी की आकृति के नीचे शुभ रंग अंकित किया जाता है। चौक शादी के दृश्यों रोजमर्रा की गतिविधियों से घिरा हुआ होता है। जो चौक होता है वह रोजमर्रा की गतिविधियों से घिरा हुआ होता है। इनमें घोड़ी पर सवार दूल्हा, नाचते हुए पुरुष और महिलाएं, शिकार करना, खेती के दृश्य, ताड़ी, वनस्पति और जीवों का चित्रण आदि शामिल होते हैं। ये विवाहित महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि जो महिलाएं विवाहित होती हैं उन्हीं के द्वारा ये चित्र बनाया जाता है। उसके बाद उत्साही युवतियों बाकी दीवार का कार्य पूरा करती है। जो युवतियाँ होती हैं, जो मतलब लड़कियाँ होती हैं, वे बाकी काम पूरा करती हैं। काल्पनिक दृश्यों का एक वास्तविक कोलाज भी बनाया जाता है। और ये चित्र दीवारों पर बनाने के लिए इस चित्र में चावल के आटे में पानी मिलाकर बनाया गया सफ़ेद पेस्ट काम में लाया जाता था। गहरे भूरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग किया जाता था। पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड में गहरे भूरे रंग और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया जाता था। वाली जो कृषक होते थे वह धान को आदिवासी देवता कर्णसारी के समर्पित करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि जो वाली आदिवासी लोग होते थे वह अपना घर बांस से बने ढांचे पर मिट्टी चढ़ाकर बनाया करते थे। ये इन दीवारों पर लाल मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपाई भी करते थे। चावल के आटे में पानी मिलाकर बनाया गया सफ़ेद पेस्ट काम में भी लाया जाता था। जैसे दीवारों पर अगर चित्र बनाना हो तो चावल के आटे में पानी मिलाकर उनका पेस्ट बनाया जाता था। उसके बाद वह उन पर चित्रकारी करते थे। सलाती नामक घास की जड़ों या ताड़ वृक्ष की पत्तियों के बीच की लकड़ी के एक सिरे को कूची जैसा बनाकर उसे चित्र बनाने के लिए ब्रश के लिए यूज़ किया जाता था। और जो उसका बैकग्राउंड होता था उसके लिए गहरे भूरे रंग और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता था। वाली कृषक नई फसल से जो प्राप्त धान होता था, जो नई फसल होती थी उनसे जो धान प्राप्त होता था, उनके आदिवासी के जो देवता थे कर्णसारी एक को समर्पित करते थे। कर्णसारी उनके आदिवासी के देवता थे जिनको समर्पित किया जाता था। उस समय वे खलिहान, घर की बाहरी दीवारों, धान रखने की कोठरियों आदि पर पश्ती चित्र बनाते थे। यानी कि जो दीवार होती थी और धान रखने की जो कोठरियाँ होती थी उन पर कौन सी चित्र बनाई जाती थी? पश्ती चित्र बनाई जाती थी। इस अवसर के लिए पश्ती डिज़ाइन की गई आकृतियों को बाहरी दीवार और मिट्टी के भंडारण पर मुट्ठी वाले हाथ की छापा को दोहराकर चित्रित किया जाता था। यानी कि उसको एक बार नहीं बल्कि डबल ट्रिपल बार प्रिंट किया जाता था। ठीक है, तो ये थे पश्ती चित्र। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए इसके पाठगत प्रश्न को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, वाली चित्र भारत के किस राज्य में बनाए जाते थे? तो इसका महाराष्ट्र के थाने जिले में बनाए जाते थे। सेकंड है, वाली चित्र शैली में बनाए जाने वाली पालघट देवी का चौक के कलाकार का नाम क्या था? तो जीवे सोमा माशे इसका नाम था। आइए अपने सेकंड पेंटिंग को देखते हैं जिसका नाम है पिथोरा चित्र। क्या नाम है? पिथोरा चित्र। अब हम एक सुंदर लोक कला पिथोरा चित्रकला के बारे में जानेंगे। आइए इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पिथोरा चित्र मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में बसने वाले भील एवं भिलाला आदिवासियों तथा गुजरात के वडोदरा जिले के राठवा आदिवासियों में पिथोरा चित्र बनाने की एक लंबी और समृद्ध परंपरा थी। यानी कि मध्य प्रदेश में और गुजरात में, दो राज्यों में बनाए जाते थे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में बसने वाले जो भील और भिलाला आदिवासी हुआ करते थे उनके द्वारा यह पेंटिंग बनाई जाती थी। और गुजरात के वडोदरा जिले में एक राठवा आदिवासी हुआ करते थे जो पिथोरा चित्र बनाते थे। फ्रेंड्स, भील और राठवा आदिवासियों में इन चित्रों की चित्रण शैली और योजना में काफ़ी भिन्नता थी। यानी कि काफ़ी अलग अलग हुआ करते थे, परंतु उनका मूल कथानक अनुष्ठान लगभग समान होता था। जो कथानक होता था, अनुष्ठान यानी कि पूजा पाठ होता था, वो बिल्कुल समान होता था। ये चित्र पिथोरा देव को समर्पित होते हैं। यानी कि पिथोरा नाम के एक देव थे जिनको यह चित्र समर्पित होते थे, इसलिए इन्हें पिथोरा चित्र भी कहा जाता है। पिथोरा चित्र किसे कहा जाता था? ये चित्र पिथोरा देव को समर्पित होते थे, इसलिए इन्हें पिथोरा चित्र कहा जाता था। रंग योजना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के भीलों द्वारा बनाए जाने वाले पिथोरा चित्र अधिक पुरातन यानी कि पुराने, सादे और सीमित रंगों से बने होते थे। यानी कि मध्य प्रदेश के जो भीलों द्वारा
पिथौरा चित्र बनाए जाते थे वह पुराने, सादे और सीमित रंगों से बने हुए होते थे। गुजरात के राठौरों द्वारा बनाए जाने वाले जो चित्र होते थे वो अधिक विवरणात्मक होते थे, अलंकारिक यानी कि सजावटी होते थे, चटक रंगों से बनाए जाते थे। जब कोई संतान प्राप्ति या अच्छी फसल के लिए पिथौरा देव की मनौती मानता है तो उसके पूरा होने पर उसे पिथौरा चित्र बनवाकर अनुष्ठान संपन्न कराना होता है। यानी कि पिथौरा चित्र भी खुशियों का एक संकेत है। जैसे जब भी उनके घर पे कोई संतान पैदा होता था या फिर अच्छी फसल होती थी तो वह पिथौरा चित्र बनवा के पिथौरा देव को समर्पित करते थे। तो ये भी मतलब अनुष्ठान या पूजा पाठ करने का एक तरीका था, अपनी हैप्पीनेस को दिखाने का एक ज़रिया था। ठीक है। चित्र घर के अंदर मुख्य दीवार पर बनवाया जाता है तथा चित्र बनाने वाले को लखींद्रा कहा जाता है। यानी कि ये जो चित्र बनाते थे उनको लखींद्रा कहा जाता था। और ये जो चित्र बनाया जाता था वो दीवार के मतलब घर के जस्ट सामने बनाया जाता, दीवार पर बनाया जाता था। वर्तमान में अनेक भील, भिलाला एवं राठवा चित्रकार सजावटी और विचित्र पिथौरा चित्र बना रहे हैं। यानी कि जो भिलाला और राठवा मतलब जैसे टाइम चेंज होता है वैसे ही हर चीज़ चेंज होता है। तो इसमें भी बताया गया जो भिलाला और राठवा चित्रकार हैं उनमें भी थोड़ा बदलाव आ गया है। उन्हें शहरी कला बाजार में बेचकर अपनी जीविका चला रहे हैं। ये नए प्रकार के पिथौरा चित्र कागज़ या कपड़े पर बनाए जाते हैं। यानी कि जो नए प्रकार के पिथौरा चित्र बनते हैं वे कागज़ या कपड़े पर बनाए जाते हैं। पोस्टर एवं प्राकृतिक एक्रेलिक रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। पोस्टर और एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पिथौरा चित्र, ये है हमारा एक पिथौरा चित्र, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से देख लें एक बार। इसका शीर्षक है पिथौरा चित्र। माध्यम क्या है? जल रंग और खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। समय कौन सा है? समकालीन। चित्रकार अज्ञात है, इसके बारे में नहीं पता है। संग्रह कहाँ पर है इसका? जनजातीय संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में इसका संग्रहालय है। आइए इसके सामान्य विवरण देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्वेश्चन दिया है पिथौरा चित्र बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमें यहीं से पता चल जाएगा। जब कोई भील या राठवा संतान प्राप्ति या अच्छी फसल के लिए पिथौरा देव की मनौती मानता है तो उसके पूरा होने पर उसे लखींद्रा द्वारा पिथौरा चित्र बनवाकर अनुष्ठान संपन्न करना होता है। यानी कि ये एक मन्नत टाइप का है कि जब उसे संतान की प्राप्ति होगी, अच्छी फसल होगी तो वह लखींद्रा के द्वारा चित्र बनवाएगा और देव को, पिथौरा देव को समर्पित कर देगा। चित्र घर के अंदर मुख्य दीवार पर बनाया जाता था, ये पहले बता दिया था मैंने। सबसे पहले दीवार को गोबर मिट्टी से लीपकर उसे चूना या सफ़ेद मिट्टी से पोता जाता है। गोबर मिट्टी से लीपकर उसे चूना या सफ़ेद मिट्टी से पोता जाता है। दीवार पर एक आयताकार हाशिया तैयार किया जाता है जिसे पिथौरा का घर कहते हैं। आयताकार हाशिया तैयार किया जाता है जिसे क्या कहा जाता था? पिथौरा का घर कहा जाता था। इसके बाद इसके ऊपरी मध्य भाग में 2 घोड़े बनाए जाते थे, पिथौरा देव का प्रतिनिधित्व जो करते थे। देवी देवताओं के घोड़े चित्रित किए गए हैं। और इसके बाद पिथौरा के घर हाशिए के बाहर एक काला घुड़सवार, जिसे काठिया सवार भी कहते हैं, उसको भी चित्रांकित किया गया है। तदुपरांत हाशिए के अंदर शिकार का दृश्य 2 मुंह वाली घोड़ी, शेर, हाथी, ऊंट, गाय, खरगोश, मोर, बावड़ी, पनिहारी, भिश्ती, नाग, बिच्छू, दही, बिलोती स्त्रियां, बिल्ली, हुक्का पीते, एक टंगिया, 12 मत्था देत यानी कि बार सिन वाला देत, कांवड़ लिए आदमी, इन सबको दिखाया गया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, घोड़े, पक्षी और आदमी। यहाँ पे 2 आदमी खड़े हुए हैं, स्त्रियाँ डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं, हाथी दिखाया गया है ना, बिल्ली यहाँ पर आप देख सकते हैं। और किस तरह से कितने कलरफुल रंगों से इनको बनाया गया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसको बताया गया है। फौज पलटन, झाड़ पर खेलते बंदर, पिंजड़े में पोपट, मछली, बत्तख, मुर्गी, ताड़ी का झाड़, झीमल, ये सब इस पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। उन्हीं को आपको एक बार अच्छे से देखना है और देखकर फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वृक्ष पर लगी मधुमक्खी का छत्ता, चाँद, सूरज, हल, बैल लिए किसान और अंत में चिलाना और बनाया गया है। ये सभी पिथौरा देव के साथ ही माने जाते हैं, पिथौरा देव के साथ ही माने जाते हैं। यही रीज़न है कि पिथौरा चित्र में इन्हें इन सबको दिखाया गया है। चरित्र का चित्रण नहीं किया गया तो यह अनुष्ठानिक पिथौरा चित्र अधूरा माना जाता है। चित्र में पिथौरा देव की कथा गीतों में वर्णित चरित्रों का चित्रण किया जाता है। इन चित्रों की संख्या गांव-गांव में मान्यता और विश्वास के अनुसार बदलती रहती है, परंतु मुख्य चरित्र लगभग समान रहते हैं।
फ्रेंड्स इसमें बस यही बताया गया है कि किस तरह से इसको बनाया गया है, पिथोरा चित्र बनाने की क्या क्या प्रक्रिया है, मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया है। ये थी हमारी और पिथोरा चित्र। आइए इसके कुछ पाठगत प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, पिथोरा चित्र भारत के किस राज्य में और किन आदिवासियों द्वारा बनाया जाता था? तो पिथोरा चित्र मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की भील एवं भिलाला आदिवासियों तथा गुजरात के वडोदरा जिले के राठवा आदिवासियों के द्वारा इन्हें बनाया जाता था। क्वेश्चन 2 है, पिथोरा चित्र किस देवता को समर्पित होता है? पिथोरा देव समर्पित होते हैं, इसलिए इन्हें पिथोरा चित्र कहा जाता है। पिथोरा देव को ये समर्पित होते हैं, इसलिए इन्हें पिथोरा चित्र कहा जाता है। क्वेश्चन 3 है, भील एवं राठवा आदिवासी द्वारा बनाए जाने वाले पिथोरा चित्रों में क्या अंतर है? रंग योजना का अंतर है। भीलों द्वारा बनाए जाने वाले पिथोरा चित्र अधिक सादा और पुराने सीमित रंगों से बने होते हैं। राठवों द्वारा जो बनाया जाता है वह अलंकृत होता है, चटक रंगों से बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं, पारंपरिक पिथोरा चित्र कौन बनाता है और इन्हें बनाने में कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो पिथोरा चित्र जो बनाते हैं उनको लकींद्रा कहा जाता है। ये चित्र प्राकृतिक रंगों से घर की अंदरूनी दीवार पर बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स ये था हमारा पिथोरा चित्र के बारे में। आइए अपने नेक्स्ट पेंटिंग को देखते हैं जिसका नाम है मिथिला अथवा मधुबनी चित्र। मिथिला अथवा मधुबनी चित्र। फ्रेंड्स मधुबनी बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। आइए इस लोक कला को हम जानें। मिथिला मधुबनी चित्र मधुबनी चित्रों का उद्गम कोहबर घर में बनाई गई भित्ति चित्रों से है। फ्रेंड्स मधुबनी चित्र मिथिला लोकचित्र नाम से विख्यात है। मधुबनी चित्र मिथिला लोकचित्र नाम से विख्यात है, यानी कि जो मधुबनी पिक्चर पेंटिंग्स हैं उसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। मधुबनी चित्रों का उद्गम कोहबर घर में बनाए जाने वाले भित्ति चित्रों से है। विवाह और सुखद दाम्पत्य यानी कि सुख हैप्पीनेस में जीवन से संबंध कोहबर चित्रों में उर्वरता एवं मंगल प्रतीतों तथा अभिप्रायों के साथ देवी देवताओं एवं स्थानीय विश्वासों और प्रथा अनुरूप चरित्रों का भी निरूपण किया जाता है। फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि जो मधुबनी चित्र है वह विवाह जीवन से संबंधित है और मंगल प्रतीकों देवी देवताओं स्थानीय विश्वासों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। इसमें मधुबनी चित्र कागज और प्लाईबोर्ड पर बनाए जाते थे। आइए इसका शीर्षक देख लेते हैं। जल रंग। माध्यम क्या है? कोहबर चित्र। समय क्या है? समकालीन वो समय है। चित्रकार क्या है? कौन है? पद्म श्री गंगा देवी इसके चित्रकार हैं। संग्रह क्या है? शिल्प संग्रहालय नई दिल्ली में इसका संग्रह है। फ्रेंड्स ये है हमारी मधुबनी चित्र जिसका नाम है कोहबर चित्र। क्या नाम है? कोहबर चित्र। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सामान्य विवरण है। कोहबर घर वसुते वह कमरा है। कोहबर क्या है? कमरा है जिसमें विवाह संस्कार के बाद वर अपने ससुराल में जब तक रुकता है इस कमरे में ही रहता है। यानी कि कोहबर एक कमरा है जिसमें विवाह संस्कार विवाह के बाद जो वर होता है वह अपने ससुराल में जब तक रुकता है इस कमरे में ही रहता है। नव दंपति धार्मिक अनुष्ठान भी करता है। धार्मिक अनुष्ठान करता है। कोहबर घर कन्या कक्ष वाले अपने घर में बनाते हैं। जो कन्या की तरफ से जो लोग होते हैं वे अपने घर में ही बनाते हैं। सुहागन स्त्रियां अनुष्ठानिक विवाह गीत गाते हुए यह चित्रकारी करती हैं। यानी कि जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वह अनुष्ठानिक विवाह गीत गाते हुए यह चित्रकारी करती हैं। दीवार पर चावल के आटे को पानी में घोलकर तैयार किए गए सफ़ेद रंग से पोता जाता है। चावल के आटे को पानी में घोलकर तैयार किए गए सफ़ेद रंग से पोता जाता है। इस पर मंगल चित्र बनाए जाते हैं। पहले बनाई जाने वाली आकृतियों का रेखांकन कोयला या बांस की एक पतली पट्टी को दीपक के कालिक में भिगोकर किया जाता है और चमकीले एवं चटक रंग भरे जाते हैं। इसमें रेखांकन बांस की पतली तीली से किया जाता है। रंग भरने के लिए इस तीली के एक सिरे पर थोड़ी रुई लपेट ली जाती है। ठीक है, महिलाएं स्वयं स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे दीपक की कालिक, पीला रंग हल्दी, बरगद के पेड़ के रस के साथ नींबू, पलाश के फूल, केसर को मिलाकर रंग बनाती हैं। हरा रंग गोबर, पीपल की छाल, लाल रंग से स्याही या नीला महावर, गहरा गुलाबी रंग
से प्राप्त किया जाता है। विवाह एक सुखद दाम्पत्य है। जीवन से संबंध कोहबर चित्रों में उर्वरता एवं मंगल प्रतीकों तथा इष्ट देवी देवताओं, नैना, जोगिन जैसे स्थानीय पात्रों एवं प्रथा के अनुरूप चरित्रों का भी निरूपण किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है कि कोहबर एक कमरा है। जब विवाह हो जाता है तो उसमें ससुराल मतलब जो वर होता है वह ससुराल में ही रुकता है, तो इस कमरे में ही रुकता है। धार्मिक अनुष्ठान भी इसमें किया जाता है। कोहबर घर कन्या कक्ष वाले अपने घर में बनाते हैं। ठीक है, इस सुहागन जो स्त्रियां होती हैं वह गीत गाते हुए यह चित्र बनाती हैं। तो इन चित्रों को बनाने के लिए सबसे पहले दीवारों को पेंट किया जाता है, उसके बाद फिर मंगल चित्र इस पर बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें यही सब बताया गया है। और कलर किन किन चीज़ों से प्राप्त किया जाता है उनके बारे में बताया है। जैसे दीपक की काली काले रंगों के लिए, पीला रंग हल्दी से प्राप्त किया जाता था, तो ये सब बताया गया है। उसके बाद मुख्यतः तोते, पालकी में जाते हुए वर वधू, विवाह संस्कार के दृश्य, कलश, कमल के बील, बांस, पान की बेल, लौंग का वृक्ष, मछली, कछुआ, लटपटिया, सुआ, नैना, जोगन, राधा कृष्ण, चंद्र, सूर्य, सर्प, चिड़िया, मोर, 10 अवतार, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुहाग प्रतीक आदि बनाए जाते हैं। इसमें मधुबनी भित्ति चित्र में कोई खाली जगह नहीं है। ज्यामितीय और पुष्प रूपांकन पशु और पक्षियों की आकृतियों से ढके हुए हैं, यानी कि इसमें ज्यामितीय आकृतियों का भी प्रयोग किया गया है। मधुबनी जो भित्ति चित्र हैं उसमें कोई खाली जगह नहीं है। पशु पक्षियों की आकृतियों से भी ये ढके हुए हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी चित्र, कोहबर चित्र। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी खाली जगह नहीं है। विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया है, विभिन्न आकृतियों का प्रयोग किया है, ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे 3D शेप्स का यूज़ भी किया गया है। फ्रेंड्स, आइए इसके हम पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, कोहबर क्या है? तो कोहबर एक कमरा है, उसमें बनाए जाने वाले अभिप्राय एवं चरित्र कौन से हैं? कोहबर घर वह कमरा है जिसमें विवाह के उपरांत नव दंपति गौरीजन अनुष्ठान संपन्न करते हैं। उर्वरक मंगल दीपों तथा अभिप्रायों के साथ इष्ट देवी देवताओं का भी निरूपण किया जाता है। क्वेश्चन 2 है इसमें, मधुबनी शैली चित्रों की विशेषताएं क्या हैं? तो मधुबनी चित्र अधिक विस्तृत हैं। हिंदू महाकाव्यों के प्रसंगों को दर्शाया गया है। मुख आकृति में चेहरे, प्राकृतिक रंग, ज्यामितीय अलंकरण इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है हमारा, मधुबनी चित्रों के मुख्य विषय क्या क्या हैं? मधुबनी चित्रों में पौराणिक आख्यान, रामायण, कृष्ण लीला, उर्वरता एवं मंगल प्रतीकों तथा अभिप्रायों के साथ देवी देवताओं का भी निरूपण किया गया है। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण विषय हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेंटिंग हम देखते हैं अपना, एक है कालीघाट चित्रशैली। अब हम कालीघाट चित्रशैली के बारे में जानेंगे। कालीघाट चित्रकला है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कालीघाट चित्रशैली का नाम इसके उद्गम स्थल कोलकाता के कालीघाट के नाम पर पड़ा, यानी कि जो कालीघाट है वह कोलकाता के कालीघाट के नाम पर पड़ा है, जहाँ प्रसिद्ध काली मंदिर है। यानी कि कोलकाता में कौन सा मंदिर है? काली मंदिर है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसके दर्शनार्थ हजारों तीर्थयात्री आते हैं। यानी कि हजारों तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं। कालीघाट चित्र 19वीं सदी के औपनिवेशिक कोलकाता में हो रही सामाजिक और सांस्कृतिक उथल पुथल का परिणाम भी था। उस समय अनेक पटुआ चित्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से कोलकाता आ बसे थे। पटुआ चित्रकार कौन? पटुआ चित्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से कोलकाता आ बसे थे, जो मूलतः कथा, चित्र एवं खिलौने रंगने का काम करते थे। जो पटुआ चित्रकार थे वह खिलौने रंगने का काम करते थे। उन्होंने काली मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए देवी देवताओं के चित्र बनाना आरंभ किया। यानी कि जो पटुआ चित्रकार थे उन्होंने ही ये चित्र बनाना शुरू किया था, देवी देवताओं के चित्र बनाना आरंभ किया। कालीघाट चित्र जल रंगों से कागज पर बनाए गए। कालीघाट चित्र जिनमें रंगों का बेधड़क प्रयोग, आकृतियों का सरलता से प्रयोग किया गया। बाद में इनमें दैनिक जीवन, छोटी बड़ी घटनाओं, प्रचलित लोकोक्तियों, कानाफूसियों का भी चित्रण होने लगा। यानी कि पहले तो सिर्फ देवी देवताओं के ही पिक्चर्स को बनाए जाते थे, लेकिन उसके बाद इसमें दैनिक जीवन से रिलेटेड चीज़ें भी मतलब बनाई जाने लगी। प्रचलित जो लोकोक्तियाँ होती हैं, स्टोरीज होती हैं, ठीक है, उन सब के बारे में भी फिर चित्र
बनाए जाने लगे थे। ठीक है, जो तत्कालीन सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष था, यानी कि सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष था, उन पर भी पेंटिंग्स बनाई जाने लगी थी। इस प्रकार के चित्रों में नृत्यागना, संगीतकार, बाल संवारती स्त्री, लाल गुलाब हाथ में लिए हुए स्थूलकाय स्त्री, सर्प, बिल्ली, मछली, झींगा आदि के चित्र भी बनाए जाने लगे थे। ये सब इसके विषय थे। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कालीघाट चित्र अच्छे हेम्प पेपर पर बनाए गए, यानी कि बहुत अच्छे पेपर पे बनाए गए थे। चटक रंगों से बने देवी देवताओं के चित्र प्रमुख थे। यूरोप में कालीघाट चित्र इतने लोकप्रिय हो गए थे कि जर्मनी में इन्हें लिथोग्राफी द्वारा छापा जाने लगा था। ठीक है, मतलब ये पेंटिंग इतने ज़्यादा लोगों को प्रभावित किए कि आउट ऑफ जो फॉरेन कंट्रीज़ थी उनमें भी लिथोग्राफी द्वारा यह छापा जाने लगा था, यानी कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा यह पसंद आने लगा था। आज भी अनेक पटुआ चित्रकार इस शैली को जीवित बनाए हुए हैं एवं कालीघाट शैली के पुराने प्रसिद्ध चित्रों की नकल बनाकर जीविका कमा रहे हैं, यानी कि अपना जीवन चला रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है एक पिक्चर सीता एवं लवकुश की। ठीक है, सीता और लवकुश की ये पिक्चर है जो कालीघाट के द्वारा ही, पटुआ चित्रकारों के द्वारा ही बनाया गया है। शीर्षक देख लेते हैं इसके, सीता एवं लवकुश है। माध्यम क्या है, जल रंगों का प्रयोग किया गया है। समय समसामयिक है। चित्रकार अज्ञात है। संग्रह व्यक्तिगत है, यानी कि पर्सनल है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सीता हैं और सीता के साथ लवकुश बैठे हुए हैं। आइए इसका सामान्य विवरण देख लेते हैं। कालीघाट शैली में बनाए गए इस चित्र का चित्रण विश्व प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य रामायण से लिया गया है, यानी कि ये जो चित्र है वह कहाँ से लिया गया है, रामायण से लिया गया है। चित्र में माँ सीता अपने लाडले दो पुत्र लव और कुश को वाटिका में एक वृक्ष के नीचे अत्यंत आत्मीयता से बैठा दर्शाया गया है, यानी कि जो सीता हैं वह अपने दोनों पुत्र लव और कुश के साथ वाटिका वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। माँ सीता अपने पुत्रों को कोई कथा सुना रही हैं। जो ये चित्र बहुत ही सहज और सरल है। तीनों एक चट्टान पर बैठे दिखाए गए हैं। पृष्ठभूमि एक बड़ा वृक्ष दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर को किस तरह से एक बड़ा सा वृक्ष दिखाया गया है और सीता हैं जो लव और कुश के साथ बैठी हुई हैं, है ना। बैकग्राउंड भी इसका काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। उसके बाद देखते हैं रेखांकन को प्रधानता दी गई है, यानी कि बहुत अच्छे से रेखाओं का प्रयोग किया गया है। मानव के शरीर आकृतियों को सुस्पष्ट चित्रित किया गया है। शरीर की मांसलता एवं गोलाई दर्शाने के लिए ब्रह्म रेखाओं के पास हल्के पीले रंग से छाया प्रकाश का भी प्रभाव दिया गया है। कपड़ों एवं शरीर पर यह प्रभाव देने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है। हल्की नारंगी रंग पृष्ठभूमि में हरे रंग से बने वृक्षों के पत्ते उभर कर आ रहे हैं, यानी कि हरे रंग के पत्ते को अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, सीता एवं लवकुश के चेहरे मार्मिक एवं भावप्रवण है, यानी कि बहुत क्लियर और अच्छे से दिखाया गया है। उन्हें आभूषणों से सज्जित किया गया है, आभूषणों से सजाया गया है। कालीघाट शैली में बने इस चित्र में स्निग्ध चेहरे पर लंबे बड़े नेत्र इस शैली की विशेषता है, यानी कि इनकी ये जो पिक्चर्स है इसमें बड़ी बड़ी आँखें इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी आँखों को दिखाया गया है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और विभिन्न आभूषणों से इन्हें दर्शाया गया है ना। पेड़ भी काफ़ी बड़ा दिखाया गया है और हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाई गई है। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं। आइए इसके पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है, कालीघाट चित्रों के पारंपरिक खरीदार कौन थे? तो हजारों तीर्थयात्री थे जो दर्शनार्थ काली मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे। ठीक है। सेकंड है इसका, कालीघाट चित्र किस माध्यम और सामग्री से बनाया गया है? तो मिल में बने कागजों पर जल रंगों द्वारा यह बनाया गया है और विभिन्न कलर्स रंगों का यूज़ किया गया है इसमें। क्वेश्चन 3 है, कालीघाट चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे? तो हिंदू देवी देवताओं के चित्र ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे और इनका यही मुख्य विषय था। कालीघाट चित्रकारों ने दैनिक जीवन की घटनाओं का भी चित्रण बाद में शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स, ये थे हमारी कालीघाट चित्र शैली। आइए अब हम कलमकारी चित्रकला के बारे में जानते हैं। ठीक है, कलमकारी लोक शैली के बारे में हम जानेंगे। बुनियादी सूचना देख लेते हैं इसकी। कलमकारी वह शिल्प विधा है जिसके द्वारा कलम एवं रंगों की सहायता से कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है। यानी कि कलमकारी क्या है? कलमकारी वह शिल्प विधा है जिसके द्वारा कलम एवं रंगों की सहायता से कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है।
ठीक है। कभी कभी ये कार्य ब्लॉक प्रिंटिंग एवं हाथ द्वारा चित्रण दोनों के सम्मिश्रण से भी होता है, यानी कि कभी कभी ब्लॉक प्रिंटिंग और हाथों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। वर्तमान में भारत के दक्षिण भाग में प्रचलित यह शिल्पकला एक समय भारत के अन्य भागों में भी प्रचलन में थी, यानी कि बताया गया है कि जो ये वर्तमान में भारत के दक्षिण भाग में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जो भारत के अन्य भागों में भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थी। मुगलों के संरक्षण में यह कला अपने उत्कर्ष तक पहुंची। कलमकारी कपड़ों का व्यापार एशियाई यूरोपीय देशों तक फैला, यानी कि जो कलमकारी कपड़ों का व्यापार था वह एशिया में ही नहीं बल्कि यूरोप कंट्रीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगा था। कलमकारी शब्द फारसी के दो शब्दों से मिलकर बना है, कलम प्लस कारी। कलम का अर्थ है पेन और कारी का अर्थ है शिल्प कार्य, यानी कि पेन से शिल्प कार्य, अतः कलमकारी का अर्थ हुआ कलम से किया जाने वाला शिल्प कार्य। आरंभ में कलमकारी केवल कलम द्वारा ही की जाती थी, यानी कि जब स्टार्टिंग थी तब कलमकारी केवल कलम के द्वारा किया जाता था, परंतु उसके बाद जो ब्लॉक प्रिंटिंग का भी इसमें समावेश होने लगा था, यानी कि ब्लॉक प्रिंटिंग का भी प्रयोग किया जाने लगा था। इस प्रकार कलमकारी की दो शैलियाँ बन गई। एक पहली शैली है, यानी कि जो कलमकारी है वह दो भागों में विभाजित हो गई। पहली श्री कालाहस्ती शैली, श्री कालाहस्ती शैली, जिसमें केवल कलम से ही कलमकारी की जाती थी, चित्रित किए जाती थी और हिंदू धार्मिक विषयों पर ही चित्र बनाए जाते थे। फिर दूसरा है हमारा मछलीपट्टनम शैली, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग और कलम दोनों का ही प्रयोग किया जाता था और यह कपड़े पर बनाए जाते थे। ठीक है, ये है हमारी पेंटिंग सीता स्वयंकर। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि लगभग 18वीं सदी में भारत में फारस एवं खाड़ी देशों के साथ होने वाले कपड़ा व्यापार का एक बड़ा भाग कलमकारी कपड़ों का था, यानी कि जो फारस और खाड़ी देशों के जो कपड़े व्यापार थे उसमें बहुत बड़ा भाग कलमकारी कपड़ों का भी था। फ्रेंड्स, ये है हमारी पिक्चर सीता स्वयंकर, आप इसको अच्छे से देख लें, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्वी भाग के पूर्वी तट का कोरोमंडल पुलिकट व्यापार का प्रमुख क्षेत्र था। इसी कारण वर्तमान आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम कलमकारी के प्रमुख उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित हो गए थे। मुगल शासकों के संरक्षण में भी विकसित मछलीपट्टनम की कलमकारी में शासकों की रुचियों के अनुरूप डिज़ाइनों का व्यापक प्रयोग हुआ था। नमाज पढ़ने के लिए चटाई, शामियाने, दरवाजे के पर्दों, कनातों पर मेहराब डिज़ाइन के साथ पशु पक्षी आकृतियाँ, फूल पत्तियों, बूटे बनाए जाते थे। यूरोपीय बाजार के लिए चादरें, रजाइयाँ तैयार की जाती थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए अंगोछे, गमछे आदि बनाए जाते थे। तो इस प्रकार पूर्वी एशिया के देशों के लिए पोशाक एवं जैकेट आदि के लिए कलमकारी कपड़े तैयार किए जाते थे। फ्रेंड्स, आप इन सबको पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कलमकारी जो चित्र शैली थी वो कितनी ज़्यादा फेमस होने लगी थी। शीर्षक देख लेते हैं इसका, सीता स्वयंकर, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया, हम इसके बारे में अब जानेंगे। माध्यम इसका है कलमकारी, समय है समसामयिक, चित्रकार है अज्ञात है और संग्रह व्यक्तिगत है। कलमकारी चित्रकार धार्मिक कथानकों के आधार पर चित्र बनाए जाते थे। सामान्य विवरण देख लेते हैं इसका। कलमकारी चित्रकार आमतौर पर लोकप्रिय धार्मिक कथानकों के आधार पर चित्र बनाते थे। जो लोक धार्मिक कथानकों होते थे, जो स्टोरीज होते थे, जो कथा होती थी, उन पर कलमकारी चित्रकार चित्र बनाया करते थे। इस चित्रण में विषय के रूप में रामायण के एक मनोहारी आख्यान को चुना गया है, जैसे सीता स्वयंवर। विवाह के दृश्य में राम को धनुष से तोड़ते हुए दिखाया गया है। सीता स्वयंवर विवाह के दृश्य में राम को धनुष तोड़ते हुए दिखाया गया है। सीता उनके गले में वरमाला डालने की हेतु तैयार हैं। सीता के पास उनके पिता राजा जनक भी खड़े हुए हैं। ठीक है, सीता को चित्र के मध्य भाग में वरमाला लेकर खड़ी हुई दिखाया गया है, यानी कि जो सीता है वह चित्र के मध्य भाग में बीच में वरमाला लेकर खड़ी हुई हैं। आप एक बार देख लें इसको कि कैसे सीता वरमाला लेकर खड़ी हुई हैं, है ना।
उसके बाद उनके एक और राजा जनक तथा दूसरी ओर श्री राम को टूटा हुआ धनुष पकड़े दर्शाया गया है। यानी कि उनके एक और जो राजा जनक को दिखाया गया, उनके पिता को दिखाया गया, तो दूसरी और श्री राम को टूटा हुआ धनुष पकड़े हुए दिखाया गया है। काले रंग की पृष्ठभूमि में हल्के नीले रंग से राजा जनक तथा पीले रंग से सीता एवं गहरे नीले रंग से राम की छवि को बहुत सुंदर रूप से प्रकट किया गया है। और उसके बाद देखते हैं जो कलाकार हैं वे कलम के द्वारा काली रेखाओं को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया है। कलमकारी शैली के अनुसार कलम द्वारा रेखांकन के पश्चात जो शरीर है, आभूषण, वस्त्र आदि पर लाल, गुलाबी, नीले रंगों को भरा गया है। ज्यामितीय अलंकरणों द्वारा चारों ओर बनाए गए किनारों को सुसज्जित किया गया है। यानी कि जो चारों ओर किनारे हैं उनको बहुत अच्छे से सजाया गया है। लाल, गुलाबी, नीली आदि रंगों का प्रयोग किया गया है। शरीर, आभूषण, वस्त्र को बहुत क्लियर ढंग से दिखाया गया है। यह दृश्य एक अलंकृत ज्यामितीय सीमा द्वारा तैयार किया गया, यानी कि सजाया हुआ 3D शेप में बनाया गया है। पारंपरिक तौर पर कलम बनाने के लिए बांस या खजूर की टहनी की लगभग 8 इंच लंबी तीली लेते थे, जिसे छीलकर गोल बनाकर बना लिया जाता था। यानी कि जो कलम होती थी जिनसे पेंटिंग बनाई जाती थी उसको कैसे बनाया जाता था, तो कलम बनाने के लिए पहले एक बांस या खजूर की टहनी की लगभग 8 इंच की लंबी तीली लिया जाता था, फिर उसे छील कर गोल किया जाता था, फिर एक सिरा उसका नुकीला बनाया जाता था जिससे चित्रकारी की जा सके। उसके मध्य भाग में थोड़ा सा ऊन लपेट लिया जाता था ताकि बार बार कलर्स को यूज़ ना करना पड़े, उसी कलर्स से पेंटिंग अच्छे से बनाया जा सके। ये भाग रंग सोख लेता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया मध्य भाग में थोड़ा सा ऊन लपेट लिया जाता है, ये भाग रंग सोख लेता है। चित्रकारी करते समय इस पर हल्का दबाव डालने पर यहाँ से रंग कलम के सहारे बहता हुआ चित्रित किए जाने वाले कपड़े पर प्रभावित होने लगता है। यानी कि जब वह रुई लगाया जाता है तो उसमें से धीरे धीरे कलर निकलता रहता है और उससे बहुत अच्छी सी पेंटिंग तैयार की जा सकती है। कलमकारी में प्रमुखतः वनस्पति एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। वनस्पति और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। ये रंग काला, लाल, नीला और पीला, ये प्राथमिक रंगों के संयोजन से हरा, नारंगी, बैंगनी रंग भी बना लिया जाता था। यानी कि जो प्राइमरी कलर्स होते थे उनको मिक्स करके सेकेंडरी कलर्स भी बनाए जाते थे, जिनसे हरा, नारंगी, बैंगनी ये सब कलर तैयार हो जाते थे। चित्रांकन की जो बाहरी रेखा होती थी वो काली बनाई जाती थी। कलमकारी एक जटिल प्रक्रिया है, सूती कपड़े पर यह बनाया जाता था। इसे करने के विभिन्न चरण निम्न प्रकार हैं। यानी कि जो कलमकारी पेंटिंग है उसको बनाने जाने के निम्न प्रकार हैं। जैसे कपड़े को सर्वप्रथम भैंस या बकरी के गोबर के घोल में अच्छी तरह भिगोकर और धूप में सुखाकर ब्लीच किया जाता था। मतलब ब्लीच किया जाता था कपड़े को। फिर सेकंड है ब्लीच किए हुए कपड़े को हर्रा के घोल में ब्लीच किया जाता था। फिर कपड़ों पर ब्रश, कलम, ब्रश और ब्लॉक के द्वारा डिज़ाइन बनाए जाते थे, आकृतियों का रेखांकन किया जाता था। इसके बाद लाल रंग की रंगाई की जाती थी। लाल रंग को ब्रश द्वारा भी भरा जाता था। नीले रंग की रंगाई की जाती थी, ब्रश द्वारा या रंगाई द्वारा भी किया जा सकता था। अब तैयार कपड़े को सुखाकर बहते पानी में धोया जाता था। तैयार कपड़े को दूध के घोल में ब्लीच करके सुखा दिया जाता था। आवश्यकता के अनुसार पीला और हरा रंग भी ब्रश से लगाया जाता था। अंत में कपड़े को पुनः बहते पानी में धोकर सुखा दिया जाता था। ठीक है, ये थे हमारे कलमकारी के निम्न प्रकार। किस तरह से कपड़ों को पहले ब्लीच किया जाता था, फिर उस पर तरह तरह रंगों से रंगाई की जाती थी। ठीक है, आइए इसके हम पाठगत प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारी, कलाकारी में डैश रंग प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कलाकारी में प्राकृतिक एवं सब्जियों के रंग प्रयोग किए जाते हैं। सेकंड है, काले रंग का रेखांकन करने से पहले कपड़े को हरड़ घोल में डालना आवश्यक होता है। हरड़ घोल में डालना आवश्यक होता है। क्वेश्चन 3 है, कलमकारी कपड़ों का निर्यात भारत में ईरान और इंडोनेशिया देशों में किया जाता था। कलमकारी कपड़ों का निर्यात भारत से जो फॉरेन कंट्रीज़ होती थी वहाँ पे भी इनका निर्यात किया जाता था, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 देशों के नाम लिखने हैं, तो हमने लिख दिया है ईरान और इंडोनेशिया देशों में इसका निर्यात किया जाता था।
फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं कि आपने क्या सीखा। लोक एवं आदिवासी कला के बारे में हमने जाना, जिसमें हमने वारली चित्रकारी, कलमकारी चित्रकारी, पिथौरा चित्रकारी, मधुबनी चित्रकारी के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक था कालीघाट चित्रकारी। तो वारली चित्रकारी में हमने पालघाट देवी का चौक, जिसके रचनाकार चित्रकार थे जीव सोमा माशे, ये कलाकार थे। कलमकारी चित्रकारी में हमने सीता स्वयंवर के बारे में पढ़ा था। पिथौरा चित्रकारी में पिथौरा चित्रकलाओं के बारे में जाना था। मधुबनी चित्रकारी में कोहबर चित्रकला के बारे में जाना था। कालीघाट चित्रकारी में हमने लव कुश एवं सीता पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें ब्रश, कागज, सब्जियों से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया जाता था, गोंद का प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, ये थी हमारी चैप्टर जिसमें हमने लोक कलाओं और आदिवासी कलाओं के बारे में जाना। आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारे पाठांत प्रश्न के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप इनको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आई होप कि आपको कोई और क्वेश्चंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। विवाह उत्सव के अवसर पर बनाई गई वारली पेंटिंग को क्या कहा जाता है? यह किसे समर्पित है? तो हमें पहले इसमें ये बताना है कि विवाह उत्सव के अवसर पर जो पेंटिंग, वारली पेंटिंग को क्या कहा जाता है और यह किसे समर्पित है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, विवाह उत्सव के अवसर पर बनाई गई जो वारली पेंटिंग होती थी उनको लंगनाचा चौक कहा जाता था। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, लंगनाचा चौक कहा जाता था। यह चित्रकला पालघाट देवी को समर्पित होती है, जो वारली जनजाति की कुल देवी मानी जाती है। यह चित्र शुभता यानी कि शुभ, समृद्धि और सुखद यानी कि हैप्पीनेस, वैवाहिक जीवन की कामना के लिए बनाया जाता है। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। धान की फसल आने के समय उत्सव मनाने के लिए वारली चित्रण क्या कहलाती है? तो इसमें हमें बताना है कि धान की फसल आने के समय उत्सव मनाने के लिए जो वारली चित्रण उसे क्या कहा जाता था। तो यह चित्रण धान की फसल आने के समय उत्सव मनाने के लिए बनाए जाने वाले वारली चित्रण को कान्हा चौक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कान्हा चौक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कान्हा चौक कहा जाता था। यह चित्रण खास तौर पर फसल की समृद्धि और कृषि देवी को समर्पित होती है। इसमें खेती बाड़ी, पशु पक्षी और प्रकृति से जुड़े विभिन्न तत्वों को दर्शाया जाता है, जिससे अच्छी फसल और खुशहाली की कामना की जाती है। तो ये था हमारा सेकंड का आंसर कि कान्हा चौक कहा जाता था। यह चित्रण खासतौर पर फसल की समृद्धि प्लस कृषि देवी को समर्पित है। क्वेश्चन 3 है इसका, पारंपरिक रूप से वारली चित्र कौन बनाता है? इसके लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो पारंपरिक रूप से वारली चित्र मुख्यतः वारली जनजाति की महिलाएं बनाती थी। हालांकि कुछ अवसरों पर जो पुरुष भी इसमें भाग लेते थे, खासकर विशेष उत्सवों, धार्मिक अनुष्ठानों के समय। सेकंड में क्या बताना था? इसके लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो इसके लिए दीवार कैनवास के रूप में प्रयोग किया जाता था, रंगों का प्रयोग किया जाता था, ब्रश का प्रयोग किया जाता था और जो अन्य प्राकृतिक रंग होते थे उनका भी प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, आप इन सबको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे रंगों का प्रयोग कैसे किया जाता था, तो सफ़ेद रंग के लिए चावल के आटे को पानी में घोलकर उपयोग किया जाता था। फिर ब्रश का कैसे प्रयोग किया जाता था, जो बांस की लकड़ियाँ होती थी उसकी पतली छड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कैसे किया जाता था, जैसे पेड़ पौधों से प्राकृतिक रंगों को प्राप्त किया जाता था। आप इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। वारली चित्रकला की 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें वारली चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन करना। तो इसमें ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता था, प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग किया जाता था, है ना। प्राकृतिक और जीवन पर केंद्रित विषय वस्तु थे। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। जैसे ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग वारली चित्रकला में मुख्य रूप से वृत्त, जो सर्कल होते थे, ट्रायंगल होते थे, स्क्वायर जैसी सरल ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग किया जाता था। इन आकृतियों के माध्यम से जो मनुष्य होते थे, जानवर, पेड़ पौधे, प्राकृतिक तत्वों को भी दर्शाया जाता था। प्राकृतिक रंगों के लिए पारंपरिक रूप से जो वारली चित्रकला में सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता था
वो भी कैसे बनाया जाता था, चावल के आटे और पानी से तैयार किया जाता था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो गेरू मिट्टी से लिपी हुई दीवारों को पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड तैयार किया जाता था। और प्राकृतिक और जीवन पर केंद्रित विषय वस्तु जैसे ग्रामीण जीवन, कृषि, त्यौहार, विवाह समारोह, लोक नृत्य, इन सब का सुंदरता से प्रस्तुत किया जाता था। तो हम इन सब के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, आप खुद से कर सकते हैं, इसको मैंने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोक और जनजातीय कला की क्या परिभाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे लोक कला और जनजातीय कला के बारे में बताना है। लोक कला देख लेते हैं। लोक कला वह कला है जो किसी समाज की परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज और लोक जीवन से जुड़ी होती है। यानी कि जो संस्कृति होती है, रीति रिवाज होती है, लोक जीवन यानी कि लोगों के जीवन से जुड़ी होती है। इसमें धार्मिक, धर्म से रिलेटेड, सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं का भी चित्रण होता है। फॉर एग्जाम्पल लोकगीत, लोक नृत्य, लोक चित्रकला, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स को हमने देखा था ना, पिथौरा, इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये थे हमारे लोक कला के बारे में। आइए देखते हैं अब जनजातीय कला के बारे में। जो जनजातीय कला होती है वह कला है जो आदिवासी समुदायों द्वारा उनके जीवन, सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक प्रेम को दर्शाने के लिए बनाई जाती है। यानी कि उनके जीवन, आदिवासी समुदायों द्वारा उनके जीवन, सांस्कृतिक परंपराओं, प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए बनाई जाती है। यह कला उनकी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ी होती है। तो ये थी हमारी जनजातीय कला और लोक कला। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 है, इसमें हम देखते हैं आदिवासी भित्ति चित्रकला की विभिन्न शैलियों और उनके राज्यों के नाम लिखिए। तो आदिवासी भित्ति चित्रकला की जो विभिन्न शैलियां हैं वह है वारली चित्रकला, कोहबर चित्रकला और पिथौरा चित्रकला। आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो वारली चित्रकला है ना, वो राज्य महाराष्ट्र में है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। विशेषतः ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, जैसे त्रिभुज, वृत्त रेखाओं का प्रयोग कर विवाह, त्यौहार और लोक नृत्य जैसे विषयों को चित्रित किया जाता है। तो वारली चित्रकला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वारली चित्रकला के बारे में जाना कि वह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और इनमें ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया गया है। विवाह, त्यौहार, लोक नृत्य जैसे विषयों को चित्रित किया गया है। आइए सेकंड देखते हैं हम, कोहबर चित्रकला। कोहबर चित्रकला ये कहाँ पर है? ये है बिहार में। कोहबर चित्रकला कहाँ पर है? बिहार में है। ये चित्रकला विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है? घर की दीवारों पर। घर की दीवारों पर बनाई जाती है। इसमें प्रजनन शक्ति और समृद्धि के प्रतीक चित्रों जैसे कमल, मछली और बांस के चित्र बनाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं पिथौरा चित्रकला की। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में बनाई गई। विशेषतः ये किनके द्वारा बनाई गई थी? भील और राठवा जनजाति द्वारा बनाई गई थी। ये चित्रकला धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान दीवारों पर चित्रित की जाती है। इसमें घोड़े, देवी देवता और प्रकृति के दृश्य भी दिखाए जाते हैं। तो हमने पिथौरा चित्रकला के बारे में क्या पढ़ा कि यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में बनाई गई थी और ये भील और राठवा जनजाति दोनों जनजातियों द्वारा बनाई गई। यह चित्रकला धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान दीवारों पर बनाई गई थी। इसमें घोड़े, देवी देवता, प्रकृति के दृश्य भी दिखाए गए थे। ये थी पिथौरा चित्रकला के बारे में। अब है हमारा क्वेश्चन 9, भारत के किस राज्य में मधुबनी चित्र की उत्पत्ति हुई है? फ्रेंड्स, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये भारत के किस राज्य में मधुबनी चित्र की उत्पत्ति हुई है, इसके धार्मिक और सामाजिक महत्व का वर्णन कीजिए और कोहबर के रूपांकनों के नाम लिखिए। तो इसमें हमें 3 चीज़ें बतानी है। पहले हम देखते हैं भारत के किस राज्य में मधुबनी चित्र की उत्पत्ति हुई है। तो मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति बिहार राज्य के मधुबनी जिले में हुई है। कहाँ पर? बिहार राज्य के मधुबनी जिले में। यह कला मुख्यतः मिथिलांचल क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पर? मिथिलांचल क्षेत्र में प्रचलित है, इसलिए इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। यही कारण है कि इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है, इसलिए इसे मिथिला चित्रकला कहा जाता है। यह पारंपरिक भित्ति चित्रकला विवाह, त्यौहार और धार्मिक अवसरों पर बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? विवाह पर, त्योहारों पर और धार्मिक अवसरों पर यह चित्रकला बनाई जाती है।
फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं मधुबनी चित्रकला का धार्मिक और सामाजिक महत्व। ये था इसमें हम बताते हैं कि मधुबनी जो चित्रकला थी उसमें देवी देवताओं जैसे सीता, राम, दुर्गा आदि का चित्रण प्रमुख रूप से किया जाता था और यह कला धार्मिक अनुष्ठानों, विवाह और त्यौहार के लिए शुभता, समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। ये थी धार्मिक महत्व। अब हम सामाजिक महत्व को देख लेते हैं। सामाजिक महत्व में हम लिख सकते हैं कि जो मधुबनी चित्रकला थी वह महिलाओं के आत्मनिर्भरता और सृजनात्मकता का प्रतीक थी। इसमें विवाह और फसल कटाई, लोक कथाओं और सामाजिक परंपराओं का सुंदर चित्रण किया गया था। यह कला नारी शक्ति, जो नारी की जो शक्ति है, प्राकृतिक प्रेम और पारिवारिक संबंधों को भी दर्शाती है। तो ये थी हमारी धार्मिक और सामाजिक महत्व। अब हम जानते हैं कोहबर के रूपांकनों के नाम लिखना है। हम पहले कोहबर चित्रकला के बारे में बताते हैं कि विवाह के अवसर पर घर की दीवारों पर यह चित्रकला बनाई जाती थी। ये समृद्धि और वैवाहिक सौभाग्य के प्रतीक का चित्रण है। इसमें कमल का फूल जैसे पवित्रता का प्रतीक था, बांस का पौधा परिवार की वृद्धि और वंश विस्तार का प्रतीक था। तो हम ये सब कुछ लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन 10 को। कलमकारी क्या है? भारत में इसकी कौन सी 2 प्रमुख शैलियाँ हैं? इन शैलियों के अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कलमकारी क्या है। कलमकारी भारत की एक प्राचीन हस्तकला है जिसमें कपड़ों पर हाथ से चित्रांकन किया जाता है। कलमकारी क्या है? एक प्राचीन हस्तकला है, कपड़ों पर हाथ से चित्रांकन किया जाता है और जो कलमकारी है वह 2 शब्दों के मेल से बना है। कलम का अर्थ होता है ब्रश या बांस की कलम और कारी अर्थात कला या कार्य। इस कला को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके कपड़े पर जो पौराणिक कथाएं होती हैं, धार्मिक कथाएं होती हैं और प्राकृतिक दृश्यों को भी दर्शाया जाता है। रंग भरने के लिए पौधों की छाल, फूलों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से बने रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब हम सेकंड देखते हैं। इसकी प्रमुख 2 शैलियाँ हैं। एक है श्रीकाल हस्ती शैली तो दूसरा है मछलीपट्टनम शैली। आइए देखते हैं हम पहले श्रीकाल हस्ती शैली। ये क्या होता है? श्रीकाल हस्ती शैली ये पूरी तरह हाथ से बनाई गई चित्रकला होती है जिसमें बांस की कलम से कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। इस चित्रकला में हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं और मंदिरों से जुड़े दृश्य शामिल होते हैं। इसमें बारीक रेखाएं और जटिल डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। ये थी हमारी श्रीकाल हस्ती के बारे में। आइए हम सेकंड देखते हैं मछलीपट्टनम के बारे में। मछलीपट्टनम शैली इस चित्रकला में ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें कलम का प्रयोग और साथ में लकड़ी के ब्लॉक्स का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें धार्मिक चित्रों के साथ साथ फूल पत्तियों, पशु पक्षियों और ज्यामितीय आकृतियों का सुंदर चित्रण किया जाता है। ये शैली अधिक सजावटी और वस्त्रों की डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन 10 के आंसर। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन 11 की तरफ। कालीघाट चित्र बनाने वाले चित्रकार कौन थे? क्वेश्चन 1 हो गया ये। इस शैली की विशेषताएं बताते हुए इसमें चित्रांकित विषयों की एक सूची बनाइए। फ्रेंड्स पहले हम देखते हैं कि कालीघाट चित्र बनाने वाले चित्रकार कौन थे। तो कालीघाट चित्र कला को बनाने वाले जो चित्रकारों को पटुआ या पटुआ समाज कहा जाता था। पटुआ या पटुआ समाज कहा जाता था। पटुआ चित्रकारों ने धार्मिक और सामाजिक दोनों तरह के विषयों पर चित्र बनाए हैं। अब देखते हैं हम कालीघाट चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या हैं। सरल और इस कला में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया गया है जिससे आकृतियां स्पष्ट और प्रभावशाली दिखती हैं। यानी कि इस चित्रकला में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया गया है, आकृति स्पष्ट और प्रभावशाली दिखाई देती हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, जैसे चित्रकारी प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे, जैसे हल्दी से पीला, इंडिगो से नीला और काजल से काला रंगों का प्रयोग किया जाता था। कालीघाट चित्रकला ने केवल धार्मिक कथाओं को ही नहीं बल्कि समाज में फैली कुरीतियों, भ्रष्टाचार और पाखंड को भी उजागर किया है। चित्रों में पात्रों के हाव भाव और चेहरे के भाव पर विशेष ध्यान दिया है जिससे उनकी भावनाएं जीवंत दिखती हैं। सरल पृष्ठभूमि भी बताई गई है। इसमें चित्रों में पृष्ठभूमि को साधारण रखा जाता है ताकि वह पात्र को दृश्य पर ध्यान केंद्रित हो सके। यानी कि जो पृष्ठभूमि, जो बैकग्राउंड होता था वो इतने स्पष्ट से बनाया जाता था कि उस पर जो भी पिक्चर्स बनाई जाए वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे।
तो ये सब इसमें बताया गया है। ये थी कालीघाट चित्रकला के बारे में बताया कि उसके चित्रकार कौन थे और इसकी शैली की मुख्य विशेषताएं। आपको अगर और भी याद हो तो आप ये सब लिख सकते हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है, मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्र के नाम क्यों जाना जाता था। फ्रेंड्स, इसमें बताना है हमें कि मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्रकला के नाम से क्यों जाना जाता है। तो जो मिथिला क्षेत्र है वो वर्तमान जो आज का बिहार और नेपाल का कुछ भाग है, इस चित्रकला का जन्म स्थान है, यानी कि मिथिला क्षेत्र का जन्म स्थान बिहार और नेपाल है। यह कला मधुबनी ज़िले से प्रसिद्ध हुई। यह कला कहाँ से? मधुबनी ज़िले से प्रसिद्ध हुई, लेकिन पूरे मिथिलांचल में प्रचलित है। इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है, इसलिए इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराएं और धार्मिक विश्वास इस कला में बहुत स्पष्टता से दिखाई देती हैं। मिथिलांचल की महिलाएं पीढ़ियों से इस कला को अपने घरों की दीवारों और आंगनों पर चित्रित करती आई हैं। यही मुख्य रीज़न है कि इसे मिथिला चित्रकला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। पारंपरिक मधुबनी चित्रण बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और रंगों की सूची बनाइए। पारंपरिक मधुबनी चित्रण बनाने के लिए आवश्यक जो सामग्री थी, जैसे हाथ से तैयार किया गया कागज़ या कपड़ा, खादी कॉटन, कैनवास या दीवार जैसे भित्ति चित्रण के लिए, बांस की कलम, लकड़ी या बांस की छड़ी को नुकीली बनाकर उसके प्रयोग किया जाता था। कलम का प्रयोग चित्रण के लिए किया जाता था। कॉटन या कपास की रुई रंग भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ब्रश मिश्रित तकनीक में भी उपयोग होता था इसका। गोंद या गोंद आधारित लेप का भी प्रयोग किया जाता था। कोयला या पेंसिल को डिज़ाइन का रेखांकन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण सामग्री, जैसे कैनवास, बांस की कलम, ब्रश, गोंद, कोयला, पेंसिल, ये सब इसकी महत्वपूर्ण सामग्री हैं। और रंगों के बारे में तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे सफ़ेद रंग चूना और चावल से प्राप्त किया जाता था। जो पीला रंग होता था उसको हल्दी से प्राप्त किया जाता था। हरा रंग पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता था। तो इन सब के बारे में आपको बताना है। गुलाबी रंगों का प्रयोग गेंदा या फूल कुसुम से किया जाता था। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। कालीघाट चित्रकला की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पे कालीघाट की चित्रकला की विशेषताओं के बारे में बताना है। कालीघाट चित्रकला की सबसे बड़ी विशेषता है इसको मोटी, साफ सुथरी और लहरदार रेखाएं हैं। इसमें हिंदू देवी देवताओं के लिए बनाए जाते थे। क्वेश्चन 16 है। कालीघाट चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ और किस काल में हुई थी। कालीघाट चित्रकला की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में भारत के पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में हुई थी। इसका विकास विशेष रूप से कालीघाट मंदिर के आसपास हुआ था। कहाँ पर? कालीघाट मंदिर के आसपास हुआ था, जो कि कोलकाता का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। 19वीं शताब्दी में वेस्ट बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में कालीघाट मंदिर के आसपास, जो कोलकाता का एक प्रमुख स्थल था, इसकी उत्पत्ति वहां पर हुई थी और 19वीं शताब्दी के काल में हुई थी। फ्रेंड्स, ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन और हमारी वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।